लगा, तुम्हें कैसे लगा इरशाद कि तुम बच गए? तुम्हें कैसे लगा? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम बच गए? अरे भाई अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, तुम नहीं ये बताओ जो तुम्हारी मीडिया तुम्हारी सरकार ने शुरू की है कि हम बच गए, इसकी कोई बेसिस तो होगी कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक की तरफ कुछ भी बिल्डअप करा तो हमारा रिस्पांस डिसाइसिव होगा। कहते हैं सब हरामी नाले में ये जो समुद्र की फितरत है ये समझ में नहीं आती, और यहां पर पाकिस्तानियों की भी फितरत समझ में नहीं आती। जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल मामला नहीं है। के प्रेशर में आप उठा करके आप इनको जेल में डाल देते हैं और जेल में जो लकवी अपने बच्चे पैदा कर लेता है। जेल में कोई इंसान कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं? ठीक, तो सबको पता है कि वो जेल भी कैसी है, जहां जेल में वो फखर कह रहा था कि भाई हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जेल होती है जहां पे बीवी भी साथ में रह सकती है। अब बताइए वो कौन सी जेल है? तो आप जो है आप इस तरीके के जब आप सिस्टम्स क्रिएट करते हैं अपने आप, तो भारत को फिर गवर्नमेंट भी तो आइसोलेशन में कोई काम नहीं कर सकती ना। But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history. आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान में टेरर कैंप पर आर्मी चीफ का बयान आपको सुनवाएंगे। पाकिस्तान में अभी भी 8 टेररिस्ट कैंप है, आर्मी चीफ ने कहा। 4 आतंकी कैंप एलओसी के बगल में है, 2 आतंकी कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। ये देखिए बहुत बड़ी जानकारी यहां से दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान हर बार इसी तरह बेनकाब होता है। वो आतंक की कैसे फैक्ट्री चलाता है ये इससे पहले भी कई मर्तबा सामने आ चुका है, लेकिन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान ऐसे वक्त पर बहुत महत्वपूर्ण है। बयान है आपके आर्मी चीफ का। उसकी वजह यह है कि अगर हम बात करें कि जियोग्राफी में कौन रहेगा और इतिहास में कौन रहेगा, तो आज 1 साल हो गया आपके नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए, और उसके बाद मैं समझता हूं कि आज खुद इंडिया इतिहास में चला गया है ऑन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। आज इंडिया दुनिया में अकेला है और पाकिस्तान का हर जगह नाम लिया जा रहा है। देश के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर बिल्कुल सधे और साफ शब्दों में यह बताने का काम किया है कि पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाली नीति पर काम करना जारी रखेगा तो उसके साथ क्या होगा। कैसे लगा? तुम्हें कैसे लगा इरशाद कि तुम बच गए? तुम्हें कैसे लगा? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम बच गए? अरे भाई अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, तुम नहीं ये बताओ जो तुम्हारी मीडिया तुम्हारी सरकार ने शुरू की है कि हम बच गए, इसकी कोई बेसिस तो होगी? ये ऐसा है जैसे बच्चे हो जिसको इंजेक्शन लगने वाली है, आप कहते हैं बच्चे के पास सुई चली गई और लास्ट मिनट में सुई पीछे चली गई, या फिर 1 सेकंड देर हो गई तो बच्चा बोल गया आप गए नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं। आप क्यों बोल रहे हैं कि आप बचे? हम हंस रहे हैं कि आपने किस तरह अपने अल्फाज। देखो मैंने तो अभी तक शुरुआत नहीं की है, मैंने शुरुआत नहीं की है इरशाद, मैंने शुरुआत नहीं की है इरशाद, शुरुआत नहीं हुई है अभी। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपका नहीं, मैं आपका एक मिनट मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ओसामा बिन लादेन को लगा था ना बच गए, फिर अंदर आके घुस के मारा ना, आपने तोड़ दिया ना, घर में घुसकर अच्छी तरह से थप्पड़ मारा कि नहीं? अरे बुजदिल पाकिस्तानी, जब तुम्हारे घर में घुसकर मारा, अरे बुजदिल पाकिस्तानी जब अपने घर में घुसकर जब मारा गया, जब मार खाई तुमने तो क्या की? अरे कोई भी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हो, किसी भी इतनी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो घर में घुसकर मार खाने के बाद कुछ करता है? तुम लोग करते क्या हो? अरे बुजदिल पाकिस्तानी, अरे कायर तुमने क्या किया? अभी कह रहे हो बच गए, समरपाल तोड़ ये कह रहे हो बच गए, इन्हें मैसेज दी जाए कि बचे कि नहीं बचे? जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे देखिए आज आपको इज्जत तब मिलेगी जब आप मेरी बात सुनेंगे। मेरी बात सुने। पहली चीज तो आप मुझे ये बताएं, आपका डिफेंस मिनिस्टर पहले डिफेंस मिनिस्टर, फिर आपका फवाद चौधरी, फिर तीसरा आपका बिलावल भुट्टो और चौथा इशाक डार, आपके 4 मंत्रियों ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कबूला है कि आपने आतंकवादियों का साथ दिया है। तो अब आप बताएं कि अब बचा क्या है? आपका गलत स्कोर है? ये देखिए मैं पानी पी सकता हूं। आप मुझे एक बात बताएं। नहीं इरशाद जी, आप गंदा पानी पी रहे होंगे घरे का हिंदुस्तानी। इरशाद जी सुने अभी जैसे ही पानी खत्म होने वाला है आपको एक अच्छा बिजनेस आइडिया देता हूं, टॉयलेट पेपर का बिजनेस शुरू कर लीजिएगा। पानी तो होगा नहीं, कम से कम आपके हाथों टॉयलेट पेपर तो बिकेगा। नहीं इनको क्या हुआ कि एक मिनट मैं जरा ये जंजुआ को बुला लेता हूं। मेजर जंजुआ और जनरल बख्शी इन्होंने शुरू किया अभी कि हम किसी तरह से इस पूरे इशू से निकल जाए। जरा विंडो तो चेंज करो। हामिद खान हमारे साथ है।
हामिद खान, आप लोगों ने पिछले 48 घंटे से एक लाइन शुरू की है कि हमें माफ कर दीजिए, जो भी हमने किया बहुत गलत किया, हम फिर से नहीं करेंगे, हम निंदा करते हैं, हम कंडेम करते हैं, हम माफी मांग रहे हैं, मगर हामिद खान साहब मेरी बात सुनिए, हामिद खान और जनरल बख्शी, मैं आपको हामिद मेरी बात सुनो, हामिद आपने जो शुरू किया कि हम निंदा करते हैं, हमें बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलती हुई हमसे, हम गलती कर रहे हैं, हम फिर नहीं करेंगे। आप जो दिन में 107 बार सुबह कहते हो वी कंडेम पहलगाम अटैक, ये जो कहते हो ये होता है पानी। ये पानी क्यों दिखा रहा है? पानी नहीं मिलता इनको, पानी की बड़ी पड़ी हुई है, मिलेगी आपको, कल भी देंगे, कल भी देंगे। आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आता है और आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया अंदर से। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने हिला दिया। उन्होंने बोला क्या आपको पता है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह बयान था। दो बातें उन्होंने बोली। पहला उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम पाकिस्तान का भूगोल और पाकिस्तान का इतिहास बदल देंगे। पाकिस्तान को भूगोल में जगह चाहिए नहीं चाहिए डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट। ये बहुत बड़ा बयान है क्योंकि जैसा मैंने बोला, पाकिस्तानी जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इंडिया के जनरल्स कभी कुछ नहीं बोलते। आपने नहीं सुना होगा, दे डोंट टॉक अबाउट इट। मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसी कोई बात करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी को या एयर चीफ को। ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है फिलहाल के लिए। ऐसा बयान आना, पाकिस्तानी उसको कुछ भी समझे। देखिए, पाकिस्तानी इन सारी चीजों को ना एक खास नजरिए से देखते हैं। दे लुक एट इट थ्रू अ सर्टेन प्रिज्म, और उनकी गलती नहीं है। उनके यहां जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया कवर करता रहता है, आज चीफ ने ये बोला, आईएसआई वाले ने ये बोला, और उनका जो देयर आईएसपीआर का जो डीजी है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई, आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्मी अपना काम करती है, यहां पे प्रोफेशनल काम। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। जनरल द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह बोला कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने काफी रिस्ट्रेंट दिखाया, हमने अपने आप को रोका, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो वी विल नॉट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, वी विल गो ऑल आउट। अब आप ये समझ लीजिए कि पहले रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, फिर बयान आता है एयर चीफ का, फिर आता है आर्मी चीफ का। ये तीनों बयान मिला के चलिए इसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों, एक बात तय है कि ऑपरेशन सिंदूर, मैं कन्विंस्ड हूं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हो सकता है 1 महीने बाद ये रीलॉन्च हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, लेकिन ये होगा। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान इस वक्त 2 बड़ी गलतफहमियों में पड़ा हुआ है। एक गलतफहमी से तो थोड़ा सा वो नीचे आया है, लेकिन पाकिस्तान की 2 गलतफहमियां दोस्तों, वो है क्या? पहली चीज, उसको ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था, राइट, पाकिस्तान अमेरिका की मदद करता था और पाकिस्तान फिर उस मदद की एवज में पैसे भी लेता था और कश्मीर में जिहादी भी भेजता था। यह पाकिस्तान का किरदार रहा है दोस्तों। अब पाकिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज आ गए, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज आ गए, तो उस चीज का फायदा उठाएंगे और भारत के अंदर ये फिर से टेररिस्ट भेजेंगे। एक तो ये चीज इनको लगती है, और दूसरी चीज, जब से इनका सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, या जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको टेबल पर बैठाया है बाकी मुस्लिम देशों के साथ, दे हैव स्टार्टेड रॉन्गली बिलीविंग दैट दे मैटर। दोस्तों, एंड में कौन मैटर करता है? एंड में वो मैटर करता है जिसके पास रसूख हो, जिसके पास पैसे हो। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। भारत तो उस रास्ते पे चल रहा है। सो कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी से भी सवाल किया जाएगा तो जवाब में यही हुआ कि भाई रिश्ते सबके साथ अच्छे होने चाहिए, बट उसकी जो जिम्मेदारी है वो 2 तरफा होनी चाहिए। कोई भी रिश्ता है वो 2 तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चल रहा। आप किसी रिश्ते को चलाना चाहे और सामने वाला ना चलाना चाहे तो वो क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वहां से है। तो आपके यहाँ पे मैं देख रहा था, वो आपके यहाँ जियो न्यूज पे भी इसके ऊपर डिबेट चल रही है, बाकी न्यूज चैनल्स पे भी डिबेट चल रही है, बट वो जो सारी डिस्कशंस में जो मूल सवाल है जो वो कोई नहीं पूछ रहा। सारी बातें कर रहे हैं लेकिन एक डिस्कशन कोई नहीं कर रहा कि भाई चलो रिश्ते तो अच्छे होने चाहिए, बट प्रॉब्लम कहाँ है? इंडिया तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर इंडिया प्रॉब्लम होता या प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रॉब्लम होते तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ को क्यों बुलाते, खुद नवाज शरीफ के घर क्यों जाते? तो बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो आप में बैठे हुए लोग हैं। नहीं, खैर वो तो जाहिर है कि आपको यही लग रहा होगा, या आपको यही लग रहा भी चाहिए कि प्रॉब्लम यहां से है। लेकिन ये लोग भी तो कई बार कहते हैं कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आती हैं। तो ये 2 तरह की पॉलिसी कैसे चल सकती है? आप मुझे बताइए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने आपको कितने दशकों तक दिया रहा? सालों तक आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन, ट्रेड की बात कर रही है ना, भारत ने यूनिलैटरली आपको दिया हुआ था मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस। आपने उसको तो आपने रेसिप्रोकेट कभी किया नहीं। आपने भारत को नहीं दिया कभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा।
हमारे यहाँ आतंकवाद भी होता रहा, हमारे यहाँ बम ब्लास्ट भी होते रहे, हमारे यहाँ दुनिया भर का टेररिज्म चलता रहा, लेकिन भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उसको कभी विड्रॉ नहीं किया। तो ट्रेड करना है आपको, अब ठीक है, अब आपकी इकोनॉमी जो है वो बैठी हुई है, अब गले में हड्डी फंस गई है, अब नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो आप ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया हुआ था और आपको अमेरिका से डॉलर आ रहे थे, वॉर ऑन टेरर चल रही थी, तो आपको जरूरत नहीं थी, तो आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी नहीं दिया, आपको भारत से आपको ट्रेड भी नहीं करनी थी, आप भारत को डिनाई भी करते रहे कि भाई हम आपको सेंट्रल एशिया का रूट जो है वो वाया लाहौर जो है हम आपको नहीं देंगे, ठीक है, या वाया सिंध हम आपको सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता नहीं देंगे। तो अगर आप वो देते तो आपको आज आपकी इकोनॉमिक हालत नहीं होती। आप सिर्फ टोल से आप कितना पैसा कमा सकते थे, ट्रांजिट रेट से आप कितना पैसा कमा सकते थे, तो ये सारे रास्ते तो आपने खुद ने बंद किए हैं। अब चूंकि अब आपकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर रही है, पैसे जो है वो है कोई नहीं, फॉरेन रिजर्व जो है वो सऊदी अरेबिया ने पैसा डाल करके और चाइना ने आपके स्टेट बैंक में आपका मैनेज किया हुआ है कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर रही। आज वो पैसे निकाल ले वापस, आपकी इकोनॉमी कितने घंटे में कोलैप्स कर जाएगी। ठीक, सो आज आपकी डेस्परेशन बोल रही है कि आज हमको ट्रेड करना है। अब भारत ये कहता है कि भाई ट्रेड कर सकते हैं, भारत ने मना नहीं किया है, बातचीत भी कर सकते हैं, रिश्ते नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप टेररिज्म को अबैंडन कीजिए। आप वो करने को राजी नहीं है, आप लश्कर तैयबा को नहीं अबैंडन करेंगे, आप जैश ए मोहम्मद को नहीं अबैंडन करेंगे, आप इनके आतंकवादियों को ग्लोबल प्रेशर में, यूनाइटेड नेशंस के, अमेरिका के सैंक्शन के प्रेशर में आप उठा करके आप इनको जेल में डाल देते हैं, और जेल में जो है लकवी अपने बच्चे पैदा कर लेता है। जेल में कोई इंसान कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं? ठीक, तो सबको पता है कि वो जेल भी कैसी है, जहां जेल में वो फखर कह रहा था कि भाई हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जेल होती है जहां पे बीवी भी साथ में रह सकती है। अब बताइए वो कौन सी जेल है? तो आप जो है आप इस तरीके के जब आप सिस्टम्स क्रिएट करते हैं अपने आप, तो भारत को फिर गवर्नमेंट भी तो आइसोलेशन में कोई काम नहीं कर सकती ना। फिर मैं बैठ करके अपने चैनल पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा कि भाई आप क्यों बात कर रहे थे, वो इनको अबैंडन करने को रेडी नहीं है। और अगर मैं जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूं बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में, अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा तो जो क्रिटिक्स है सोचिए फिर वो क्या करेंगे गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट को भी तो भाई बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी, उसको भी इलेक्शन लड़ना होता है, जनता को जवाब देना होता है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे कोई फॉर्म 47 से तो हुकूमत बनती नहीं कि फील्ड मार्शल जिसको चाह जाएंगे वो वजीर आजम बन जाएगा। यहाँ तो जनता का वोट लेना होता है, आवाम के बीच में जाना पड़ता है, आवाम को फेस करना पड़ता है, उनके सवालों को, उनकी नाराजगी, उनकी खुशियां, सब कुछ आपको फेस करनी पड़ती है। बयान है आपके आर्मी चीफ का, उसकी वजह यह है कि अगर हम बात करें कि जियोग्राफी में कौन रहेगा और इतिहास में कौन रहेगा, तो आज 1 साल हो गया आपके नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए। और उसके बाद मैं समझता हूं कि आज खुद इंडिया इतिहास में चला गया है ऑन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। आज इंडिया दुनिया में अकेला है और पाकिस्तान का हर जगह नाम लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगली बात भी आप सुन लें कि जो बात होती है हकीकत की वो ये है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मार्का हक यानी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सेलिब्रेट किया गया, और आपके वजीर आजम और आपकी गवर्नमेंट ने इस दिन को गुजारा कि हर हालत में ऑपरेशन जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है उसका कोई नाम ना ले, क्योंकि देखें फातेह जो होता है, विक्टोरियस जो होता है, वो सेलिब्रेट करता है। हम पाकिस्तानी आपके ऑपरेशन सिंदूर में आपको हराने के बाद पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बार बोल लीजिए मशरकी जी को, बोल दीजिए। आपके थैंक यू, आपके जो आर्मी चीफ हैं उनके इस बयान से एक हारे हुए खिलाड़ी, हारे हुए, शिकस्त खाए हुए फौजी की आवाज मुझे महसूस हुई है कहने में, और उसके कहने के अंदाज के कॉन्फिडेंस से मुझे पता चल गया कि वो एक डरा हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है तो ये बात कर रहा है। हकीकत इसमें यह है कि वो जब इंडिया इतिहास में हिस्सा बन गया, इंडिया इतिहास में चला गया। मैं आपको सच बोलिए बोलिए। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, डरा हुआ बयान क्या होता है? जो बयान डरा हुआ वो होता है जो कि इनके असीम मुनीर ने फ्लोरिडा में दिया था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया तो हम आधी दुनिया तबाह करके डाउन कर देंगे। इसका एक मिनट हामिद साहब, डॉक्टर हामिद प्लीज, इसका मतलब वो उसको पता है कि भारत पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा कर सकता है, एक बार कर चुके हैं, दोबारा कर सकते हैं। इस वजह से उसकी जो घबराहट थी उन्होंने कहा कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा। अभी अकबर साहब ने राकेश, डरा हुआ स्टेटमेंट वो हुआ करता है। एक मिनट, भारत के चीफ ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जो पहले हो चुका है वो दोबारा होगा अगर आपने अपनी हालात को सुधारा नहीं। ये होती है विक्टोरिया जनरल की आवाज। 30 सेकंड और मशरकी साहब, 30 सेकंड और फिर मैं दिनेश नेगी और मेजर नदीम आपके पास आता हूं। थैंक यू। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि हमने तो बड़ा क्लियरली कहा कि इंडिया की जो ताकत है हमसे 6 गुना ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती और इंडिया की हार्ड लक ये है कि उसके पास वो जज्बा नहीं है जो मेरे पास है, उसके पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो मेरे पास है, उसके पास वो यूनाइटेड नहीं है वो जज्बा मेरे पास है। मैं अकड़ से लड़ता हूं, मैं कौम पूरी खड़ी होती है। अब सुनिए, ठीक है मशरकी साहब मैं आता हूं। अब सुनिए एक बात जो आप कह रहे थे सर, हिंदुस्तान कितना अलग थलग पड़ गया है, एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, फिर मैं दिनेश नैन जी के पास जाता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री, सुनिए सर, सुन लीजिए मशरकी साहब, सुन लीजिए। मेरी आदत है मैं थोड़ा बहुत आंकड़ा लेकर ही आता हूं। हमारे प्रधानमंत्री इस समय 5 देशों के दौरे पर हैं। 2 देश हो गए, यूएई से उन्होंने शुरुआत किया, 4-5 घंटे का सिर्फ दौरा था। उसमें एक इंपॉर्टेंट है, एक सिर्फ पॉइंट आपको बता रहा हूं।
स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, अपने खर्चे पर यूएई सहमत हुआ है कि भारत के लिए 30 मिलियन बैरल, 30 मिलियन है बिलियन है दिनेश नंदिया बताइएगा, इतने बैरल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने यहां रखेगा भारत के लिए। ये सहमत है। तो आप छोड़ दीजिए सारे, आपका ममालिक है ना। देश के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर बिल्कुल सधे और साफ शब्दों में यह बताने का काम किया है कि पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाली नीति पर काम करना जारी रखेगा तो उसके साथ क्या होगा उसे यह बखूबी मालूम होना चाहिए। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं देश के सेना प्रमुख ने क्या बयान दिया है पाकिस्तान को लेकर। But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. भले ये बयान कुछ सेकंड्स का हो, लेकिन इसका असर घंटों, महीनों, सालों का होगा, क्योंकि इन्हीं कुछ सेकंडों में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रेड लाइन पाकिस्तान के लिए खींच दी है और साफ तौर पर यह समझा दिया है, बता दिया है कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा अगर वो भारत के खिलाफ अपनी आतंक नीति से नहीं हटता है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार भारतीय थल सेना प्रमुख ने ऐसी कोई बात कही हो। इसके पहले भी भारतीय थल सेना प्रमुख ने यह बात कही थी कि यह पाकिस्तान को तय करना है कि क्या वो इतिहास में रहना चाहता है या नहीं, क्योंकि उसकी अगर आतंक वाली नीति जारी रही तो भारत उसके खिलाफ ऐसे कदम उठाएगा जो उसे इतिहास से भी मिटा के रख देगा। यकीनन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह का अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी, पाकिस्तान के हर इलाके को ठोक डाला, उससे एक बात साफ है कि भारत अगर अपनी पर आ गया तो पाकिस्तान का वजूद भी नहीं बचेगा। और यही वजह है कि बार बार हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही धमकियों के बाद भारतीय थल सेना प्रमुख ने एक बार फिर से इस रेड लाइन को पाकिस्तान को याद दिलाने का काम किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमसे टकराओगे तो नामो निशा से भी चले जाओगे। और इसके पीछे की वजह साफ है कि पाकिस्तान अपनी आतंकवाद की पॉलिसी को अपनी प्राइम पॉलिसी मानता है और यही वजह है कि वो भारत के साथ लगातार टकराव की स्थिति में रहता है। टकराव में भारत क्या कर सकता है ये तो भारत ने दिखा दिया है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान में टेरर कैंप पर आर्मी चीफ का बयान आपको सुनवाएंगे। पाकिस्तान में अभी भी 8 टेररिस्ट कैंप है, आर्मी चीफ ने कहा। 4 आतंकी कैंप एलओसी के बगल में है, 2 आतंकी कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। ये देखिए बहुत बड़ी जानकारी यहां से दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान हर बार इसी तरह बेनकाब होता है। वो आतंक की कैसे फैक्ट्री चलाता है ये इससे पहले भी कई मर्तबा सामने आ चुका है। लेकिन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान ऐसे वक्त पर बहुत महत्वपूर्ण है जब वो बताते हैं कि पाकिस्तान में टेरर कैंप कैसे अभी भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि अभी भी 8 टेररिस्ट कैंप ऐसे हैं जो चल रहे हैं और इसमें इस कैंप में बाकायदा आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। और देखिए इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है, पाकिस्तान से जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है रूस, यूक्रेन जैसे हम भी तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।